हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। और जब गंगा निकलती है तो हम हाथों में पत्थर लेके खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, मेरी ऊर्जा के स्रोत मेरे साथियों, मैं बात कर रही हूँ कश्मीर समस्या की। एक फिल्म क्या रिलीज हुई, चारों तरफ हंगामा खड़ा हो गया। कश्मीर फाइल जब से रिलीज हुई है, लोग तरह तरीके से कश्मीर समस्या के बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें पूरा सत्य नहीं दिखाया गया है, आंशिक सत्य दिखाया गया है। सोचिए, जब आंशिक सत्य दिखाया गया है तब तो इतना हंगामा खड़ा हो गया है। और जो कुछ हुआ था 1990 में और उससे पहले, तो सारा कुछ एक साथ दिखाया जाता तो सोचिए क्या हालत होती। जो लोग अपनी ही घिनौनी सूरत को देखकर आज इतने घबरा गए हैं, सोचिए उनके उस वहशी और घिनौनी सूरत को देखकर उन लोगों पर क्या बीती होगी जिन्होंने उस घिनौनेपन को, उस वहशियाना को, उस दरिंदगी को सहा, झेला। हमें इस तरीके से देखना है कि ये मूवी सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई कश्मीर समस्या को सुलझाने का एक मौका हमें दे रही है। ये उन कश्मीरियों में एक आत्मविश्वास भर रही है जो बड़ा लज्जित, शर्मिंदगी से भरा हुआ, अपमान से भरा हुआ और अभावों से भरा हुआ जीवन जी रहे थे। ये न केवल कश्मीर पंडितों की समस्या है, बल्कि दुनिया के हर उस व्यक्ति की समस्या है जो अपना देश छोड़कर किसी न किसी कारण से अपनी जमीन से उखाड़ दिए गए हैं और सालों से राह देख रहे हैं पुनः अपने वतन लौटने की। ये मूवी हमको अवसर देती है कि हम एक राय कायम करें, एक आतंकवाद के विरुद्ध एक राय कायम करें कि किस तरीके से आतंकवाद का खात्मा किया जाना चाहिए। ये एक जनमत तैयार करने का अवसर देती है। और इसी संदर्भ में मैं कश्मीर समस्या से संबंधित कुछ वीडियो आपके सामने लेकर आ रही हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने आपको कश्मीर समस्या क्या है, कैसे इसका समस्या का जन्म हुआ, किस तरीके से ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। और इस कश्मीर समस्या को समझने के लिए बहुत जरूरी था कि इसकी भौगोलिक स्थिति को हम समझते, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम जानते और इसकी सांस्कृतिक कश्मीरियत को हम समझते। इस सब विषयों पर मैं आपके सामने वीडियो बना चुकी हूँ। कश्मीर समस्या को लेकर हमारे पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन ये अवसर है उन गलतियों को सुधारने का। हमें थोड़ा जागरूक होना है, हमें कश्मीर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना है, उसकी सांस्कृतिक कश्मीरियत को देखना है। समस्या आखिर है क्या, कैसे जन्मी, कौन इसके पीछे है, कौन इसको तूल दे रहा है, किसके इसमें निहित स्वार्थ हैं, इन सब पर हमें विचार करते हुए और कश्मीर समस्या पर अपनी एक राय कायम करनी है। इस मूवी को हमें इस तरीके से देखना है कि ये मूवी सालों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई कश्मीर समस्या को सुलझाने का मौका हमें दे रही है। और यह राय हम तब तक कायम नहीं कर पाएंगे जब तक हम उस समय की क्या राजनीतिक परिस्थितियां थी उनको नहीं समझेंगे। यदि हम उस समय की कश्मीर की राजनीतिक और भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो हमारे सामने प्रमुख हैं माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीर समस्या से ज्यादा संबंधित थे, राजा हरी सिंह, शेख अब्दुल्ला और वीपी मेनन। ये 5 नाम प्रमुख रूप से, पटेल का नाम इतना ज्यादा सुर्खियों से कश्मीर समस्या में नहीं आ रहा है। ये 5 नाम कश्मीर समस्या में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आ रहे हैं। इन्होंने क्या रोल निभाया था उस समय। माउंटबेटन पश्चिमी देशों के, मैं ब्रिटेन भी नाम नहीं ले रही हूँ, पश्चिमी देशों के नुमाइंदों के रूप में काम कर रहे थे। वो भारत को जोड़ना कम, बिखेरना ज्यादा चाह रहे थे। दूसरा, यदि मैं जवाहरलाल नेहरू जी की बात करूं तो वो भारत के प्रधानमंत्री थे। कश्मीर के को लेकर वो काफी जज्बाती थे। कश्मीर को वो भारत में मिलाना चाहते थे। राजा हरि सिंह मना कर चुके थे और इस मामले में वो शेख अब्दुल्ला को तुरफ का इक्का मानते थे कि शेख अब्दुल्ला के माध्यम से हम कश्मीर को भारत में मिला सकते हैं। एक थे राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला। इन दोनों ने कश्मीर समस्या और कश्मीर का भारत में भी क्या भूमिका अदा करी, आज हम डिटेल से इसी चीज को देखेंगे। मैं सोने जा रहा हूं, कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में
भारतीय सैनिक विमानों की आवाज सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। यह बात आज से लगभग 75 साल पहले 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने अपने अंगरक्षक के जो कैप्टन थे दीवान सिंह, उनसे कहा था। उस समय तक वो भारत में शामिल होने के लिए विलियम पत्र पर हस्ताक्षर कर चुके थे और भारत कश्मीर का एक अभिन्न अंग बन गया था। उन्हें चिंता थी कि भारत की सेना आए और किसी तरीके से कश्मीर को बचा ले। उन्होंने जो गलती की थी उस गलती को सुधारने का उन्होंने एक ये प्रयास किया था। महाराजा हरि सिंह कौन थे? महाराजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह 1925 में कश्मीर की गद्दी पर बैठे थे और कश्मीर में 1822 से गुलाब सिंह डोगरा का शासन चल रहा था। मैं उसकी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। गुलाब सिंह डोगरा के ये चौथे वंशज थे महाराजा हरि सिंह। इन्हें अपने चाचा प्रताप सिंह की विरासत में ये कश्मीर की रियासत प्राप्त हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा अजमेर के कॉलेज में हुई थी। इनके अय्याशी के और शान शौकत के किस्से बड़े चटकारे ले लेकर सुनाए जाते हैं। पेरिस में तो एक बार इसी बात को लेकर एक महिला ने इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था। बड़ी मुश्किल से भारी खर्जाना चुकाकर इनको उस केस से छुटकारा मिला और इनके चाचा प्रताप सिंह ने इन्हें कड़ी फटकार लगाई थी। इन्होंने 4 शादियां की थी, 3 पत्नियां इनकी मर चुकी थी। चौथी पत्नी इनकी कांगड़ा की राजकुमारी तारा देवी थी, जिनसे इनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनका नाम था कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को ये प्यार से टाइगर बुलाया करते थे। महाराजा अपने समय में काफी अय्याश और विलासिता का जीवन जिया करते थे। उनके सारे उत्सव और फंक्शन बहुत ही खर्चीले हुआ करते थे। इतने खर्चीले कि लोग उनके शान शौकत को देखकर दांतों तले उंगली दबा लिया करते थे। उनका ज्यादातर समय कश्मीर में कम, उनका ज्यादातर समय या तो बॉम्बे के रेस कोर्स पे गुजरता था या फिर कश्मीर की शिकारगाह में और या फिर विदेशों में तफरी करते हुए गुजरता था। जनता के प्रति जो एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए, जो डिवोशन होना चाहिए, उसकी कमी हमें राजा हरि सिंह में दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय बालिकाओं के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था और निःशुल्क कर दिया था। साथ ही उन्होंने बाल विवाह पर रोक लगा दी थी और अपने राज्य के जो धार्मिक स्थान थे वो दलित और जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके लिए खोल दिए थे। ऐसे उन्होंने मैं कहूंगी काफी दूरगामी और आधुनिकता से भरे हुए कुछ समाज सुधार किए थे, लेकिन उनमें कुछ दूरदर्शिता की कमी थी। वो कश्मीर की जो जनता थी उसमें उतना विश्वास नहीं बना पाए थे, उतनी पकड़ उनकी जनता की अपनी जनता पर नहीं थी और ख्वाब था कि कश्मीर को आजाद बना के रखेंगे। जब 1940 के दशक में लगभग ये बात साफ हो चुकी थी कि भारत आजाद हो जाएगा और भारत के 2 टुकड़े होने ही होने हैं, तो उनके प्रधानमंत्री रामचंद्र काक ने उन्हें सलाह दी थी कि आजादी के बाद आपका क्या स्टेटस होगा, इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। लेकिन महाराजा बिल्कुल मौन रहे और जब बिल्कुल छाती पर आ पड़ी 1946 में, तब भी उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि कश्मीर न पाकिस्तान में जाएगा न भारत में जाएगा, कश्मीर होगा आजाद और वो इसे पूर्वगत स्विट्जरलैंड बनाएंगे। वो जिन्ना के इस्लामीकरण से भी बहुत भयभीत थे, तो भारत के लोकतंत्र से भी उन्हें बहुत डर लग रहा था। इसलिए वो कश्मीर को आजाद बनाना चाहते थे, क्योंकि जानते थे कि पाकिस्तान में जाते ही उनके हिंदू राजवंश का खात्मा हो जाएगा और यदि भारत में मिलते हैं तो वो एक स्वतंत्र राजा नहीं रह पाएंगे। इस तरीके से उन्होंने कश्मीर को जो जन्नत बनाने का सपना देखा था उसे जहन्नुम बनाने की साजिश में लोगों के हाथों में सौंप दिया। एक गाना है ना, सब कुछ लुटाकर होश में आई तो क्या किया। तो जब पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, तब महाराजा की आंखें खुली
उन्होंने 24 अक्टूबर को भारत से सैनिक सहायता की मांग की, लेकिन बिना विलय पत्र पे सिग्नेचर के सैनिक सहायता नहीं दी जा सकती थी। वीपी मेनन ने उनसे आकर बात की, कश्मीर का सारा जायजा लिया, जाकर उन्होंने दिल्ली में सारी स्थिति बताई। विलयन पत्र पे सिग्नेचर हुए 26 अक्टूबर को। तब 27 अक्टूबर को जाकर भारत की सेना ने कश्मीर पर जो कबायली हमला हुआ था उससे मोर्चा लिया, लेकिन तब तक कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के अंडर में जा चुका था। और फिर क्या हुआ हम सब जानते हैं, किस तरीके से एलओसी ने कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए। बहरहाल भारत आजाद हो गया, कश्मीर भारत का एक अंग बन गया। महाराजा हरि सिंह को कश्मीर का संवैधानिक प्रमुख बनाया गया और शेख अब्दुल्ला को उस समय की जो अस्थायी आपातकालीन सरकार थी उसका प्रधानमंत्री बना दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह, इनके जो मतभेद थे वो जग जाहिर थे। शुरू से ही शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह से बहुत विरुद्ध थे और महाराजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला से बहुत चिढ़ते थे। शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध कश्मीर में महाराजा कश्मीर छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन के तर्ज पर यह आंदोलन चलाया और हिंदुओं के विरुद्ध उन्होंने काफी सारी कड़वा जो जहरीला जो जहर था वो उगला था। तो महाराजा उन्हें पसंद नहीं करते थे और जैसे ही शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री बने उनके दिमाग में एक साजिश शुरू हो गई और वो राजा हरि सिंह को कश्मीर से बाहर निकालने का मौका देखने लगे। लेकिन महाराजा हरि सिंह को कश्मीर से बाहर निकालने के लिए कोई एक मोहरा चाहिए था और वो मोहरा राज परिवार से ही हो सकता था। तो शेख अब्दुल्ला ने उनके बेटे कर्ण सिंह पर डोरे डाले और उन्हें वहां का सदर रियासत यानी कि संवैधानिक प्रमुख बनाकर और राजा हरि सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजा हरि सिंह को बहुत झटका लगा कि उनके बेटे ने ही उनके विरुद्ध इस तरीके से बगावत कर दी। उन्होंने अपने बेटे से सारे संबंध तोड़ दिए। उनकी पत्नी जो तारा देवी थी उनसे भी अलगाव हो गया और वो बॉम्बे आके अपने बंगले में रहने लगे। राजा हरि सिंह बहुत ही एकाकी जीवन जी रहे थे, बीच में विदेश भी जाते रहते थे, लेकिन उनके जीवन में अब कोई आकर्षण नहीं रह गया था क्योंकि उनका सपना कश्मीर उनसे छूट चुका था, उनका परिवार उनसे दूर हो चुका था। इस तरीके से बड़ी ही दयनीय अवस्था में करीबन 65 साल की उम्र में राजा हरि सिंह को हृदयाघात होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी जो डेड बॉडी होती है वो उसका दाह संस्कार कश्मीर में ही किया जाता है और उसकी जो राख होती है उसको तवा नदी में बहा दिया जाता है। लेकिन उनके अंतिम संस्कार के समय उनका पुत्र, उनकी पत्नी कोई उनके साथ नहीं थे। मैं आपसे यहाँ ये कहूंगी कि यदि राजा हरि सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय दिया होता, थोड़ी समझदारी का परिचय दिया होता और अपने महत्वाकांक्षाओं पे थोड़ा नियंत्रण किया होता, भविष्य की आहट को सुना होता, तो महाराजा हरि सिंह की स्थिति दूसरी हो सकती थी। जैसे और देशी रियासतों ने भारत में शामिल होने का निर्णय ले लिया था या पाकिस्तान में शामिल होने का निर्णय ले लिया था, वो भी समय पर यदि ये निर्णय ले लेते तो कश्मीर की संवैधानिक प्रमुख होने का जो एक सुख था, जो एक आनंद था, जो एक सम्मान था, वो उन्हें मिला रहता और उनका जीवन गरिमापूर्ण तरीके से बीतता। न केवल उनका जीवन गरिमापूर्ण तरीके से बीतता, कश्मीर की ये समस्या भी इतनी जटिल नहीं होती और कश्मीर जो उन्होंने जन्नत बनाने का सपना देखा था वो जन्नत ही बना रहता। राजा हरि सिंह को समझाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन भी श्रीनगर गए, लेकिन राजा हरि सिंह कोई ना कोई बहाना बना के उनको टालते रहे। एक बार तो मीटिंग फिक्स हो गई थी, लेकिन एंड टाइम पे राजा हरि सिंह ने पेट में दर्द का बहाना बनाकर उन्हें वहां से लौटा दिया। महात्मा गांधी ने बहुत प्रयास किए, पटेल ने भी प्रयास किए, नेहरू जी ने भी प्रयास किए, पर वो भारत को
भारत में कश्मीर को मिलाने के लिए तैयार नहीं। वीपी मेनन ने तो अपने कूटनीतिक प्रयास बहुत कुशलता पूर्वक किए थे, लेकिन वो भी नहीं बना पाए। एक जगह वीपी मेनन लिखते हैं कि इस आदमी को मैं समझ नहीं सका, न इसका खेल समझ सका। महाराजा के दिमाग में शैतान कुल बुला रहा था, बगैर कुछ किए सर्वोत्तम फल की आशा लगाए हुए थे और साथ ही स्वतंत्र जम्मू कश्मीर के खिलौने से खेल रहे थे। वीपी मेनन की ये बात गलत नहीं है। बहुत कुछ राजा हरि सिंह के व्यक्तित्व को हमारे सामने सच्चाई के साथ खोल कर रख रही है। तो मैं आज हरि सिंह की कहानी आपको क्यों सुना रही हूं कि जिस दूरदर्शिता का परिचय उन्होंने दिया, कम से कम हम समझदार बने और कश्मीर के मामले में थोड़ी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए एक सकारात्मक राय, एक ऐसी राय कायम करें जिससे कि कश्मीर के बाशिंदों की जिंदगी आसान हो जाए, वो भी इस दुनिया के जो आधुनिकीकरण हो रहा है, जो इस दुनिया की जो गति है प्रगतिशीलता की, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे